हेलो बच्चों। मेरा नाम अनुराग आनंद है एंड मैं यहाँ से क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऑनलाइन वीडियोस अपलोड करूँगा। एंड अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक, अगर हम फर्स्ट चैप्टर को एनालाइज करें तो फर्स्ट चैप्टर है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर होगा वो बिल्कुल हिस्टोरिकल टाइप से होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टअप कैसा होगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो के लास्ट 20 मिनट से देखना स्टार्ट करोगे तो आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो क्लास 11th के बेसिक्स से। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट मॉड्यूल। चलिए, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फर्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है जिसको हम नाम दिए ऑर्गेनिक, या ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब क्या होता है। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि अगर ऑर्गेनिक वर्ड आ जाए तो इस ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब होता है लिविंग। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब अगर हम कंपाउंड्स को जनरली डिफाइन करें तो कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन जनरली अगर बात किया जाए तो दो टाइप से हम कर सकते हैं। एक को नाम देंगे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे को नाम देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, तो वैसे कंपाउंड्स जो नॉन लिविंग थिंग्स से एक्सट्रैक्ट किए जाए, compounds which are extracted from non-living things। non-living things जैसे एग्जाम्पल हम कह सकते हैं गैस, कुछ कंपाउंड्स हम लोग गैसेस से एक्सट्रैक्ट करेंगे, कोई कंपाउंड हम मिनरल्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाम देते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कुछ एग्जांपल जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी हमारा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे, तो जस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वह इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जस्ट अपोजिट, उल्टा होता है। कह सकते हैं आप कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को these are extracted from, दिख रहा है ना? हाँ, चलिए, तो these compounds are extracted from living things। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लिविंग थिंग्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब ये लिविंग थिंग्स क्या क्या हो सकता है भैया, तो प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल बताइए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, CH4, मीथेन, C2H6, इथेन, ये सारे हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब स्टार्टिंग में हमारे पास यह बिलीव था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बनाया जा सकता। स्टार्टिंग में हमने क्या माना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब। जो कॉन्सेप्ट, जो मान्यता बाद में चल के बिल्कुल गलत हो गई। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो हेडिंग लगाइएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे सामने कैसे कैसे आया। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जेलियस, यह बात है आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो इन्वेंशन हुआ, वो डिस्कवरी हुआ, ये आपके 1815 से स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले बर्जेलियस ने 1815 में
1815 में बोला था कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं उनमें एक वाइटल फोर्स होता है। बर्जेलियस ने बोला कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव vital force between their atoms or due to the presence of these vital force इनके थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी भी नाम दिया गया। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद 1828 में हमारे पास एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था वोलर। 1828 में यह वोलर जो थे यह बर्जेलियस के ही स्टूडेंट थे। इन्होंने क्या किया कि लैब में सबसे पहले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम था यूरिया। तो यूरिया को कैसे बनाया गया, तो अमोनियम साइनेट, क्या है इस कंपाउंड का नाम, अमोनियम साइनेट। इस अमोनियम साइनेट को एक कंटेनर में रख के हीट किया गया और यह कन्वर्ट हो गया यूरिया NH2CO NH2। So this compound is commonly known as urea। और अगर आपसे कोई यह पूछता है अगर आपसे कोई यह पूछता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको लैब में बनाया गया था उसका नाम क्या है, तो द आंसर इज यूरिया। यूरिया। अच्छा, अगर आप इस रिएक्शन को एनालाइज करोगे तो दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बिल्कुल सेम। तो इसमें ये जो कन्वर्जन हुआ ये किस टाइप के रिएक्शन के द्वारा हुआ है, आंसर है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। किस रिएक्शन से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, रीअरेंजमेंट रिएक्शन से। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका नोट बना लीजिए। हो गया, मिटा दें, मिटा दें। 1 2 3 4 10। क्लियर है। अब इसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में थोड़ा सा आगे बढ़े होंगे तो हमारे पास एक और साइंटिस्ट आया जिनका नाम था कोल। इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन वो भी चेक कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट का नाम था कोल। तो तीसरा कॉन्ट्रीब्यूशन इज डन बाय कोल। यह कब की बात है, 1845। ठीक है, कोल ने क्या किया था कि लैब में एसिटिक एसिड बनाया था। कोल ने लैब में एसिटिक एसिड बनाया था। कैसे इस एसिटिक एसिड को बनाया गया था, तो इन्होंने जस्ट कुछ कार्बन के एटम्स लिए थे, कुछ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लिए थे एंड उनसे एसिटिक एसिड बना दिया था। देखेंगे भी हम कि कैसे इन्होंने बनाया था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कार्बन और हाइड्रोजन लिया और इसमें से इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू इनको पास करवाया। अब थोड़ा समझ लेते हैं ये इलेक्ट्रिक आर्क भी क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक आर्क में क्या होगा, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे और इनको विद वेरी हाई वोल्टेज रखा जाएगा, अराउंड 11,000 वोल्ट। जब यहाँ पे 11,000 वोल्ट रखेंगे या उससे ज्यादा ही रखेंगे तो ये दोनों एक स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे और इस दोनों स्पार्क को एक पॉइंट पे कलेक्ट किया जाता है और यही इलेक्ट्रिक आर्क कहलाता है। तो इट वाज कन्वर्टेड इनटू इथाइन। किसमें कन्वर्ट हो गया था ये, इथाइन। ठीक है, फर्दर इस इथाइन को जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड
मर्क्यूरी सल्फेट के सॉल्यूशन से पास कराया, HgSO4 के सॉल्यूशन से पास कराया गया। देन इट वाज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। तो दो कार्बन एटम्स से अगर आपको एल्डिहाइड बनाना हो तो CH3CHO, so it was converted into aldehyde and further इस एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करवाया गया then it was converted into acetic acid, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो CH3COOH। so in this way जो हमारे साइंटिस्ट थे कोल, उन्होंने 1845 में एसिटिक एसिड बना दिया। so this compound is called as एसिटिक एसिड। आप इसको क्या कह सकते हो, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज इथाइन, एंड इस कंपाउंड को आप क्या कह सकते हो, यह है आपका इथेनॉल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बढ़े चलिए। उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था बर्थेलॉट, ध्यान रखते हैं। चौथे साइंटिस्ट जो जिनका कंट्रीब्यूशन है, he was called as बर्थेलॉट। और बर्थेलॉट ने लैब में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था वह है आपका मीथेन। तो ये एक छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि कौन कौन से कंपाउंड्स को लैब में बनाया गया था। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम बर्जेलियस से स्टार्ट करें तो बर्जेलियस का कॉन्सेप्ट था कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में नहीं बना सकते। उनके स्टूडेंट वॉलर ने ये चीज प्रूव कर दिया कि नहीं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग लैब में बना सकते हैं। उसके बाद कोल्स ने भी क्या किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया एसिटिक एसिड। उसके बाद बर्थेलॉट ने भी क्या किया, मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना दिया। तो यहाँ तक हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया वह यह बिल्डअप होता है कि यस, these organic compounds can be also prepared in lab। चलिए आगे बढ़े। अब क्या हुआ कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन चुके थे। अब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन चुके थे, अब कोई भी चीज बनने के बाद उसका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हेडिंग लीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जो फर्स्ट टेक्निक है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या होता है, जैसे अगर हमने लिख दिया C2H6 जिसको हम ईथेन नाम से जानते हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या होता था कि ऑल टाइप्स ऑफ एटम, कौन कौन से एटम्स होंगे इसका हमें जानकारी मिल जाता था। जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से यह बना हुआ है। नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम, यह भी हमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर इस एटम में बॉन्ड्स की बात की जाए तो बॉन्ड्स के बारे में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ भी नहीं बताता है। अगर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट है किसी एटम पे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वह लोन पेयर के बारे में भी नहीं बताता है। तो यह छोटा सा कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या क्या बताता है कि जितने टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे उसकी जानकारी हमें मिल जाएगी, वह एटम्स कितने नंबर्स में होंगे उसकी जानकारी मिल जाएगी, उनके बीच में बॉन्ड कैसा होगा इसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाएगी, लोन पेयर प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा यह भी हमें जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इस चीज को फुलफिल करने के लिए हमारे पास दूसरा रिप्रेजेंटेशन आया जिसको लुईस स्ट्रक्चर में नाम दिया गया। लुईस
स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लें C2H5OH इथेनॉल का, तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि इसके बीच में कोई बॉन्ड्स या फिर लोन पेयर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही, सो दिस इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर हम इसी का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे ये स्ट्रक्चर है C। अच्छा, 5 हाइड्रोजन है अपने पास, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, पांचवा हाइड्रोजन, एक OH भी प्रेजेंट है तो हमने O और H भी डाल दिया। इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है तो दोनों लोन पेयर भी हमने डाल दिए। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, लुईस स्ट्रक्चर से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, उसी से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ एटम की जानकारी मिल गई। कौन कौन से एटम्स हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये जानकारी मिल गई। कितने हैं? यस, वो भी हमें पता चल जाएगा। सो नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम, हाँ ये भी जानकारी मिल जाएगी। और क्या मिल जाएगा? एटम्स के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, यह भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि टाइप ऑफ बॉन्ड, इसका भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा? तो क्या कोई लोन पेयर प्रेजेंट है? यस, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। इस स्ट्रक्चर में यह भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। तो लोन पेयर के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर को डिफाइन करना हो तो इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर व्हिच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ एटम, कॉमा नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उनके बीच में बॉन्ड्स कैसा है एंड कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है। कोई दिक्कत? सो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटाएं इसको, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, अगर हम तीसरे रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो थर्ड रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला, जैसे अगर हमने ऐसे लिख दिया CH3 CH2 CH2OH, so this is called as the condensed formula। अब कंडेंस्ड फॉर्मूला से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? तो सबसे पहले क्या हम बता सकते हैं कौन कौन सा एटम्स प्रेजेंट है? तो यस, एटम्स प्रेजेंट, यह इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है। दूसरा, नंबर्स उन एटम्स के कितने हैं, यह भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे, यह भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। उसके बाद क्या इनके बीच में बॉन्ड्स का इंफॉर्मेशन मिलता है? तो नहीं, बॉन्ड्स का हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी। अच्छा, क्या लोन पेयर की इंफॉर्मेशन मिलेगी? नहीं, लोन पेयर की भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी। लेकिन एक स्पेशल चीज हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि इस कार्बन से अटैच्ड 3 हाइड्रोजन है, फिर यह कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर यह कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर यह कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो हमें एक और चीज पता चलता है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, कि एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है। सो कंडेंस्ड फॉर्मूला से हमें यह भी इंफॉर्मेशन मिल जाता है। ठीक है। चलिए, एक चौथा भी है हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज
बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो हम लोग सेपरेटली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, मिटाए। चलिए, अब अगर आपसे कोई यह क्वेश्चन पूछते सबसे पहली बात कि हमारे पास इतना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों, व्हाई डू वी हैव दैट मच नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाई डू वी हैव सो मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहली बात ये कि हमारे पास इतने ज्यादा नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों प्रेजेंट है। तो इसका आंसर है सबसे पहली बात ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। अब यह कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, तो एक कार्बन एटम जो है वो दूसरे कार्बन एटम से अपने आप जुड़ने की प्रॉपर्टी रखता है। वन कार्बन एटम कैन अटैच टू अदर कार्बन एटम बाय इट्स ओन। सो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कहने का मतलब है एक कार्बन है ये दूसरे कार्बन एटम्स के साथ अपने आप जुड़ सकता है। तो एक तो यह कारण है कि हमारे पास इतना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करता है। दूसरा कारण है दैट इज टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। बचपन से हमें पढ़ाया गया है कि कार्बन के पास 4 वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या हुआ कि 4 वैलेंसी कार्बन के पास। इसको भी थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। देखिए कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये चीज हमें क्लियर है। अगर हम आउटर ऑर्बिट का अगर हम आउटर ऑर्बिट का स्पिन डायग्राम बनाएं, सो दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। अब देखिए 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो एक और 2। यहां तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस स्पिन डायग्राम को देखें तो कार्बन हैज कैपेसिटी टू फॉर्म ओनली 2 बॉन्ड्स, या 2 ही बॉन्ड बना सकता है। तो क्या इसकी वैलेंसी 2 होगी? तो इसका मतलब है कि हमको जो पढ़ा के भेजा गया वो गलत है। आंसर है नहीं। कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो टेट्रा वैलेंट ही है, 4 ही वैलेंसी है। लेकिन कार्बन टेट्रा वैलेंसी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में शो नहीं करता है। कहां पे शो करता है? तो कार्बन शोज टेट्रा वैलेंसी इन एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से 2s ऑर्बिटल से जंप कर जाएगा 2p ऑर्बिटल। कहने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा एंड यहाँ पे पहुंच जाएगा। अगर हम कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा? 1s2 2s1 2p3। अगर हम इसका स्पिन डायग्राम यहां पे बनाएं 2s 2p, 2s में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे 4 ओवरलैपिंग पॉसिबल है, 1 2 3 4। तो यह भी बात याद रखना है सॉरी नोट करके हम लिख देते हैं कि कार्बन shows tetravalency in
एक्साइटेड स्टेट, कार्बन जो अपने पास है वह एक्साइटेड स्टेट में ही टेट्रा वैलेंसी को शो करेगा। कोई दिक्कत? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिए? नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, तभी पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, मिटा दें। तो अगर हमसे कोई यह पूछता है कि इतना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों हमारे पास बना है, तो वी हैव सिंपलेस्ट आंसर, दैट इज ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी एंड टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। क्लियर है ये बात? चलिए मिटा दें, आगे बढ़े। फिर अब यहां से आप यहां तक कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा अगर आप 10th पास करके आए हैं तो। ठीक है, यहां से आपका 11th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स स्टार्ट हो जाता है। तो एक हेडिंग लगाइएगा, रिप्रेजेंटेशन नहीं आता है, ये चौथा रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्योंकि हमारे पास जितना भी क्वेश्चंस आएगा, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आईआईटी में हो, जे मेंस हो, एडवांस हो, तो सब जो क्वेश्चंस पूछता है वो मैक्सिमम आपके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पे ही बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने के लिए 4 बातों को ध्यान रखना है। पहला कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स विल बी रिप्रेजेंटेड। सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स को ही आप रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है। दूसरी बात, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड्स विल बी रिप्रेजेंटेड in zigzag manner। जो भी आपके पास कार्बन कार्बन के लॉन्गेस्ट बॉन्ड होंगे उनको आप zigzag मैनर में रिप्रेजेंट करोगे। पॉइंट नंबर 3, हेट्रो एटम्स विल बी रिप्रेजेंटेड। अब हेट्रो एटम्स क्या हुआ? तो कार्बन को छोड़ के जितने भी एटम्स होंगे वी विल कंसीडर दैट एज एन हेट्रो एटम्स। तो कार्बन को छोड़ के जितने भी एटम्स होंगे उनको भी आपको रिप्रेजेंट करने की जरूरत है। अच्छा, कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होंगे उनको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कोई भी हाइड्रोजन एटम एक्सेप्ट कार्बन अटैच्ड हो तो उनको दिखाने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट, double bond will be represented by 2 lines and triple bond will be represented by 3 lines। क्लियर है? सो ये 4 स्टेप अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल से हम देखें, जैसे अगर हमारे पास फॉर्मूला दे दे CH3 CH2 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 CH3, कहता है कि इस मॉलिक्यूल का, अच्छा ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? सो दिस इज कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है, इस कंडेंस्ड फॉर्मूला से हम कोशिश करते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने की। तो कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5। तो कार्बन एटम्स को आपको दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स के बॉन्ड को दिखाना है। लॉन्गेस्ट कार्बन एटम, तो लॉन्गेस्ट तो अपना यही है, कोई इस पे ब्रांचिंग है नहीं, स्ट्रेट चेन है, तो लॉन्गेस्ट को आपको जिगजैग पैटर्न में दिखाना है। तो एक जो भी डॉट्स है, ये डॉट्स को आप कंसीडर करोगे कि दीज आर कार्बन एटम्स। 1 2 3 4 और 5। So this is the bond line structure of this molecule। क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? आगे बढ़े, मिटाए इसको।
स्ट्रक्चर पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे कॉन्सेप्ट और बनेगा। जैसे क्वेश्चन है अपने पास, ड्रॉ द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। जैसे पहला मॉलिक्यूल हमें दे दिया CH3 CH2 CH CH2 CH3 और यहाँ पे एक CH3। अब कहता है इस मॉलिक्यूल का हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो आप ये बता सकते हो कि दिस इज द, 10th में भी आपने कुछ नोमेनक्लेचर किया ही है, तो आप ये तो बता सकते हो कि यह एक लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन जो कार्बन कार्बन का चेन होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड इन जिगजैग मैनर। तो हम इसको जिगजैग पैटर्न में दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए इधर से अगर हम काउंट करें तो तीसरे कार्बन एटम के साथ एक और कार्बन एटम जुड़ा हुआ है। तो इसको कैसे दिखाया जाए, तो यहां से एक और ब्रांचिंग कर दीजिए आप और यहां पे ऐसे डॉट कर दीजिए। अब क्वेश्चन क्या आता है कि क्या हम इस डॉट को ऊपर की तरफ ऐसे डाल सकते हैं? आप डाल सकते हैं, लेकिन देखने में ये अच्छा नहीं लगेगा। तो किताब भी इसको फॉलो करता है कि इसको नीचे की तरफ ही डालें। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे अपने पास कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH3 OH। इस कंपाउंड का एक और कंपाउंड आप ले लीजिए, जैसे CH3 CH2 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 OH। पहले इस कंपाउंड का करते हैं। देखिए स्ट्रेट चेन में कितना कार्बन एटम है? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन एटम के साथ आप 1 2 3 और 4। अब 4 कार्बन एटम के बाद एक हेटेरो एटम आ गया है। हेटेरो एटम कहने का मतलब है कि वैसा एटम जो कार्बन से अलग है। तो इसके बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो आप एक सिंगल बॉन्ड दिखा दीजिए। और हेटेरो एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दिखा दीजिए। और इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन के साथ यहाँ पे हम हाइड्रोजन नहीं दिखाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्यों दिखाते हैं? तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का यह रूल है कि कार्बन के साथ यह ऑटोमेटिकली माना जाता है कि इसकी बाकी रिमेनिंग वैलेंसीज को हाइड्रोजन फुलफिल कर रहा है, लेकिन हेटेरो एटम के साथ यह चीज माना नहीं जाता है। आपको जो एटम प्रेजेंट है उसको आपको अलग से दिखाना पड़ता है, ठीक है। यह भी क्लियर है। इसको हम लोग एनालाइज करते हैं, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4। अब इधर से देखिए, हालांकि नंबरिंग इधर से होगा, चलिए इधर से ही देखिए। तो 3 कार्बन, क्योंकि हम नोमेनक्लेचर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो तीसरे कार्बन एटम के साथ OH जुड़ा हुआ है, हेटेरो एटम है, दिखाना पड़ेगा। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? H। तो आपको यह H भी लिखना पड़ेगा। क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हो गया? चलिए निकाल दें। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। जैसे अपने पास मॉलिक्यूल हो CH3 CH2 CH2 CHO। CHO यह अपना एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आ गया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? एल्डिहाइड फंक्शनल। अच्छा, एल्डिहाइड क्लास 10th में भी आपको थोड़ा बहुत तो बताया ही गया होगा। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसका वो कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O, इसके साथ एक H, और यहाँ पे यह पेरेंट चेन से जुड़ जाएगा। तो इसका अगर हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम। तो 1 2 3 और 4। अब ये क्या है? यहाँ पे एल्डिहाइड स्टार्ट हो गया। तो
एल्डिहाइड में कार्बन के साथ एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है। तो इस डबल बॉन्ड को, क्योंकि यह हेट्रो एटम है, हेट्रो एटम कहने का मतलब क्या है कि एटम अदर देन कार्बन, और इसके साथ कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो यह भी आपको दिखाने की जरूरत है। सो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोजन आपका कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो उसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट कंपाउंड हम लेते हैं। जैसे कंपाउंड है अपने पास CH3 CH2 NH CH2 CH3। अगर हम एनालाइज करेंगे तो यह अमीन है। जब फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि अमीन्स भी 3 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। तो अभी सिर्फ ये समझिए कि दिस इज एन अमीन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब हमें इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए, 2 कार्बन एटम, उसके साथ एक नाइट्रोजन है, एक, इसको ऐसे बनाते हैं, 1 2 कार्बन एटम, और उसके बाद अपने पास नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। तो हम NH लिख दिए, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर कार्बन एटम है, तो एक कार्बन एटम और फिर दूसरा कार्बन। दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर है? कोई दिक्कत? एक और करें, चलिए देखिए, जैसे कंपाउंड है हमारे पास CH3 CH2 CH OH CH2 COOH। अब यहाँ पे अगर हम एनालाइज करेंगे तो 2 फंक्शनल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है। एक अल्कोहल, घबराइए, फंक्शनल ग्रुप आपको क्लियर होगा, आगे हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो एक हमारे पास OH है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ध्यान होगा क्लास 10 से। तो C डबल बॉन्ड O एंड OH, और एक यह मेन चेन से जुड़ जाता है। तो इसका अगर हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना हो तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5। अब देखिए, इस कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन एटम ये हो गया, तो इसके साथ एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। तो हमने ये भी दिखाना है क्योंकि यह हेट्रो एटम हो जाता है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। और इस कार्बन के साथ अब एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और उसके साथ एक और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको भी दिखाना है। तो सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर है? अच्छा, इधर से अगर हम मूव करेंगे तो तीसरे कार्बन एटम के साथ एक OH भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे OH। सो दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर है? फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते रहिए साथ में, मिटा दें। चलिए, एक लास्ट करते हैं, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है? बहुत सारे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आएंगे आपके पास। क्या नंबर हो जाएगा? 7 नंबर एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है? चलिए, जैसे अपने पास कंपाउंड हो CH3 CH CH2 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 OH एंड यहाँ पे एक CH3। इस कंपाउंड का हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। यहाँ से स्टार्ट कीजिए। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम? 1 2 3 4 5। जिगजैग में 5, 1 2 3 4 5। इस पांचवें वाले के साथ एक OH, दूसरे वाले के साथ एक और कार्बन। अब नीचे की तरफ नहीं दिखाना है, बताया दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, गलत नहीं होगा लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको एक लाइन ऊपर की तरफ बना देना है। तो दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। एक तो होमवर्क दे दें,
इसका बनाइए CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH। यहाँ पे भी एक CH3, यहाँ पे भी एक CH3। फटाफट इसका बना लीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। हो गया? मिला लीजिएगा, हम बना देते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब दूसरे वाले कार्बन एटम के साथ एक यहाँ पे भी कार्बन है, एक यहाँ पे भी कार्बन है। तब अब क्या करेंगे, कैसे दिखाइएगा इसको? ये तरीका है, ये अब नीचे नहीं दिखा देगा, ये समझ जाना है कि ऊपर है नीचे। ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे है, तीसरे पे 1 2 3 4 5, दूसरे पे हो गया, फिर चौथे पे है तो 1 2 3 4, चौथे पे एक है, यहाँ पे दिखा दीजिए। और लास्ट वाले पे क्या है अपने पास? OH, हाइड्रोएटम आ गया। सो दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आप मॉलिक्यूल का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। प्रैक्टिस करना है, जो भी बुक है आपके पास उसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करना है। सॉरी, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हमारे पास दोबारा से आएगा जब हम लोग नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का ही नोमेनक्लेचर होगा एक टाइम आने के बाद, है ना? तो घबराना नहीं है। क्या इस 8 9 10 एग्जाम्पल में आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा? नहीं होगा, बट एक रफ आइडिया आपको लग गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है। क्योंकि ये एकदम नया था आपके लिए, तो थोड़ा सा समय लेके हम बताएं, कोशिश किए कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, हेडिंग लगाइएगा डिग्री ऑफ कार्बन एटम। डिग्री ऑफ कार्बन एटम। डिग्री ऑफ कार्बन एटम क्या होता है? डिग्री ऑफ कार्बन एटम, तो देखिए डिग्री ऑफ कार्बन एटम मतलब है कि एक कार्बन एटम और कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है। क्या बोले हम? कि डिग्री ऑफ कार्बन एटम का मतलब है कि एक कार्बन एटम और कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है। क्या डिफाइन करेंगे हम इसको? 1 carbon atom is attached to how many another carbon atom is known as its degree। उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? डिग्री ऑफ कार्बन एटम। जैसे अगर कोई भी कार्बन एटम है, वह और एक कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो हम उसको या तो 1 डिग्री कार्बन कहेंगे या फिर प्राइमरी कार्बन कहेंगे। डिनोट कैसे करेंगे? स्मॉल पी से। ठीक है। अगर एक कार्बन एटम 2 और कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो हम उसको 2 डिग्री कार्बन कहेंगे या फिर सेकेंडरी कार्बन एटम कहेंगे। अगर एक कार्बन एटम 3 और कार्बन से अटैच्ड है, तो हम उसको 3 डिग्री कार्बन कहेंगे या फिर टर्शियरी कार्बन कहेंगे। अगर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो हम उसको 4 डिग्री कह लेंगे या फिर क्वार्टिनरी कार्बन कहेंगे। क्लियर है? एग्जांपल से समझे। चलिए देखते हैं। जैसे अपने पास है एक एग्जांपल CH3 CH2 CH CH3 CH C ले लीजिए यहाँ पे, फिर CH2
फिर यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे भी एक CH3 है, यहाँ पे भी एक CH3। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब यह कार्बन एटम और कितने कार्बन एटम्स अटैच्ड है, तो सिर्फ एक, तो हम इसको कहेंगे दिस इज 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, इस कार्बन एटम को देखिए, तो यह कार्बन एटम और 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो हम इसको कहेंगे 2 डिग्री कार्बन एटम। इस कार्बन एटम को देखिए, ये कार्बन एटम 1 2 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो हम इसको 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। इस कार्बन को देखिए, 1 2 3 4, तो ये आपका 4 डिग्री कार्बन है। इसको देखिए, ये सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो हम इसको 1 डिग्री कार्बन कह देंगे। ये वाला कार्बन 1 2, तो हम इसको 2 डिग्री कार्बन कह देंगे। ये वाला कार्बन एटम सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो हम इसको 1 डिग्री कार्बन कह देंगे। और कौन बच गया, ये कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप चेन में किसी को भी ले लो। ये कार्बन एटम एक और कार्बन से अटैच्ड है, तो हम इसको 1 डिग्री कह देंगे। ये वाला कार्बन एटम एक और कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो हम लोग इसको 1 डिग्री कहेंगे। तो समझ में आया हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। लिख लीजिए इसको, हो गया। अच्छा एक चीज और, हम यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर हमसे इसी स्ट्रक्चर में पूछ दे कि बताइए 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आप सॉल्व कर लीजिए कि 1 डिग्री कार्बन एटम कितना है। तो 1 डिग्री कार्बन एटम कितना है, 1 2 3 4 एंड 5 हमारे पास क्या है, 1 डिग्री कार्बन एटम। अब आप देखिएगा तो हर 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। ये 1 डिग्री कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन। ये 1 डिग्री कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन। ये भी 1 डिग्री कार्बन है, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन। मतलब कि पर 1 डिग्री कार्बन एटम हमारे पास 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो हम कहेंगे कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो जितना 1 डिग्री कार्बन एटम है इंटू 3 कर देंगे, मतलब हमारे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 15। क्लियर है? उसी तरह से अगर आपसे हम पूछ देते कि बताइए 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए कि 2 डिग्री कार्बन एटम कितना है। तो 2 डिग्री कार्बन एटम कितना है, 1 2, ठीक है। अच्छा अब देखिए तो एक 2 डिग्री कार्बन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है, 2। एक 2 डिग्री कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है, 2। विच मीन्स कि अगर हमें 2 डिग्री हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 2 डिग्री कार्बन एटम कितना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, मतलब 4 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसी तरह से 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, तो सबसे पहले तो देखिए 3 डिग्री हाइड्रोजन है कितना, एक, सिर्फ एक ही। देखिए 3 डिग्री हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन कितना है, एक। 3 डिग्री कार्बन के साथ हमेशा एक ही हाइड्रोजन होगा, तो एक 3 डिग्री कार्बन है और इनटू भी आपको किससे करना है, एक से, मतलब हमारे पास एक ही 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये भी बात थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्वेश्चंस हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे हाइड्रोजन एटम पे। क्लियर है? अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम निकालना है तो कैसे निकाले, जितना 1 डिग्री कार्बन एटम होगा, लिखते हैं यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए क्या कीजिएगा, नंबर, टोटल नंबर, पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटा के अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है, नहीं हो पाएगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए आगे बढ़े, मिटा दें। चलिए इस पार्ट को मिटा दें, ठीक है, इतना में हो जाएगा।
चलिए, तो क्या हम बोल रहे थे कि अगर नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम निकालना है तो क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे, टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम इनटू कितना करना है आपको, 3 करना है। उसी तरह से 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम, इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 2 से। और अगर आपको 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम निकालना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम इंटू 1 कर देना है, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हो गया, मिटाए मिटाए, कोई दिक्कत, चलिए मिटाए। क्वेश्चन का इस पे जैसे क्वेश्चन है अपने पास, आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ ईच कार्बन एटम, सारे के सारे कार्बन एटम का हमें डिग्री निकालना है। जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, ये भी एक बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो देखें यहां पे क्या है कि सारे पॉइंट्स पे कार्बन प्रेजेंट है। अच्छा, अब देखिए ये यहां से स्टार्ट करें तो कितना डिग्री कार्बन होगा, ये सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है, 1 डिग्री कार्बन। ये देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब ये 3 डिग्री कार्बन। ये देखिए एक इधर एक इधर, मतलब ये 2 डिग्री कार्बन। इसमें एक इधर एक इधर, मतलब ये 2 डिग्री कार्बन। इसमें देखिए एक इधर एक इधर, मतलब ये भी 2 डिग्री कार्बन। इसमें देखिए एक इधर एक इधर एक इधर, मतलब ये 3 डिग्री कार्बन। ये सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है, 1 डिग्री। ये एक इधर एक इधर, मतलब ये 2 डिग्री कार्बन। क्लियर है, तो अगर हम लिखें कि 1 डिग्री कार्बन टोटल कितना है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 1 डिग्री कार्बन एटम हमारे पास कितना है, 2। क्लियर है, अब इसी में अगर हमसे पूछ देता कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, तो ट्रिक हम आपको बताए हैं, जितना 1 डिग्री कार्बन एटम हो उसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3 से, मतलब हमारे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितना है, 6। क्लियर है, उसके बाद बात करते हैं 2 डिग्री कार्बन एटम की। 2 डिग्री कार्बन कितना है, 1 2 3 4, और तो नहीं है, 1 2 3 4, 2 डिग्री कार्बन एटम 4। उसी तरह से हमसे पूछ देता, बताइए 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितना है, तो जितना नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम मिला है दैट मींस 4, उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 2 से, मतलब हमारे पास 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितना है, 8। क्लियर है, उसी तरह से 3 डिग्री कार्बन एटम कितना है, काउंट कर लीजिए आप, 1 2, और तो नहीं है, 2। इसी में अगर आपसे पूछ देता कि 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितना है, तो हमें पता है जितना 3 डिग्री कार्बन एटम होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब हमारे पास 2 3 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए सेकेंड स्ट्रक्चर देखिए, 1 2 3 4 5 6, एक इधर,
उसके बाद यहाँ पे भी कार्बन, एक इधर और एक इधर। ये भी आपका एक बॉन्ड लाइन साइक्लिक कंपाउंड है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। काउंट करना है तो इसमें हमें एनालाइज करना है कि सारे टर्मिनल्स पे ये सारे जो डॉट्स आप देख रहे हैं ये सब क्या है आपके कार्बन एटम्स। क्लियर है, ये सारे आपके कार्बन एटम्स हैं। तो अब आइडेंटिफाई करना और भी आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए यह एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री कार्बन होगा, ये 1 2 3 तो ये आपका 2 डिग्री कार्बन होगा। उसी तरह से ये एक इधर एक इधर तो ये भी आपका 2 डिग्री कार्बन होगा। इसमें चेक कीजिए ये 1 2 3 तीसरा इधर तो ये आपका 3 डिग्री कार्बन होगा। ये 1 2 ये आपका 2 डिग्री, ये 1 2 ये भी आपका 2 डिग्री, ये 1 2 3 ये आपका सॉरी 3 डिग्री। इसको चेक कीजिए 1 2 ये भी आपका 2 डिग्री। तो अगर हम बात करें कि टोटल 1 डिग्री कार्बन इसमें कितना है, टोटल 1 डिग्री कार्बन कितना है, तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 1 डिग्री हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हमें पता है कैसे निकालेंगे। तो जितना 1 डिग्री कार्बन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 3 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, कोई दिक्कत। 2 डिग्री कार्बन एटम कितना है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 5 है। 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, तो जितना 2 डिग्री कार्बन एटम है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, सॉरी 5 हो गया पे 5 × 2 मतलब 10, ठीक है। 3 डिग्री कार्बन कितना है 1 2 3 डिग्री कार्बन कितना है 2 तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, जितना 3 डिग्री कार्बन एटम है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 × 1 मतलब 2। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। फिर एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, मिटा दे मिटा दे। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे अपने पास एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे दिया, ये भी एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे आपको इमेजिन करना है कि सारे टर्मिनल एटम्स दीज आर कार्बन एटम्स, ठीक है। काउंट कर लीजिए ये एक कार्बन से कनेक्टेड है, एक ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है, एक इधर एक इधर एक इधर तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। ये एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, ये हो जाएगा 1 डिग्री। ये 1 2 3 ये आपका हो जाएगा 3 डिग्री। 1 2 3 ये हो जाएगा 3 डिग्री। ये 1 ये हो जाएगा 1 डिग्री। ये 1 2 ये हो जाएगा 2 डिग्री। ये 1 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, क्वार्टिनरी कार्बन नहीं होता है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए यही स्ट्रक्चर में थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं इसको, क्वार्टिनरी कार्बन का भी एक एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास। जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। तो अब चेक कीजिए तो यह कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है, 1 2 3 4, तब जाके आप इसको कहोगे दिस इज क्वार्टिनरी कार्बन। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। तो आप काउंट कर सकते हो कितने 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री कार्बन है, कितने 3 डिग्री कार्बन है, कितने 4 डिग्री कार्बन है। लिख सकते हो आप 1 डिग्री हाइड्रोजन भी कैलकुलेट कर सकते हो, 2 डिग्री हाइड्रोजन भी कैलकुलेट कर सकते हो,
3 डिग्री हाइड्रोजन भी कैलकुलेट कर सकते हो। 4 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, देखिए इसके साथ कोई हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं होगा, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन दैट इज ऑलवेज 0। क्लियर है? 4 डिग्री कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़े। अच्छा, हमने पढ़ लिया कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन एटम्स होता है। क्या 0 डिग्री कार्बन भी होता है? 0 डिग्री कार्बन, हाँ होता है, 0 डिग्री कार्बन भी होता है। कैसे? तो इसका एक और नाम है, दिस इज कॉल्ड एज सुपर प्राइमरी कार्बन। क्या हम लोग इसको और बुलाते हैं? दिस इज कॉल्ड एज सुपर प्राइमरी कार्बन। अब ये सुपर प्राइमरी कार्बन क्या होता है? तो वैसे कार्बन जो किसी एक कार्बन एटम से भी अटैच ना हो, वैसा कार्बन जो किसी एक कार्बन एटम से भी अटैच ना हो, उसको हम लोग सुपर प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो द कार्बन which is not attached डायरेक्टली, हो चेन में हो सकता है लेकिन डायरेक्टली ना, नॉट अटैच्ड डायरेक्टली टू एनी कार्बन एटम। डायरेक्टली वो किसी कार्बन एटम से कनेक्ट ना हो तो हम लोग उसको सुपर प्राइमरी कार्बन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, जैसे HCOOH। अब ये वाला जो कार्बन होगा इसका डिग्री 0 होगा क्योंकि ये और किसी कार्बन एटम से कनेक्टेड नहीं। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, आपने ले लिया CH3O CH3, तो आप इस कार्बन को भी कह सकते हो कि दिस इज 0 डिग्री कार्बन, इस कार्बन को भी कह सकते हो दिस इज 0 डिग्री कार्बन, है ना। जैसे आपने ले लिया C2H5O CH3, अब यह कार्बन 0 डिग्री कार्बन क्योंकि डायरेक्टली यह ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, और ये वाला कार्बन इस स्ट्रक्चर को और तोड़िए तो आप लिख सकते हो C2H5 को CH2 CH3 लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे है ना, C2H5 आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH2 CH3, एक वैलेंसी इधर खाली देखिए C2H5, है ना। तो अब इसको आप लिखो, दिस इज 1 डिग्री कार्बन एंड दिस इज आल्सो 1 डिग्री कार्बन। क्लियर है? तो ये भी समझ में आ गया सुपर प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है। क्लियर है? तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, बहुत लंबा लेक्चर हो गया। सो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम लोग रोज वीडियोस डालते रहेंगे, क्लास 9, 10, 11 एंड 12। कोई भी एग्जाम हो फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड, हम कोशिश करेंगे कि आपको आसान से आसानी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट पूरा दे के जाए। चलिए, गुड नाइट, थैंक यू।